जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो क्या हालचाल आपके। चलिए हम आ गए हैं नया वीडियो लेके। तो आज के वीडियो में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल्स का जो हमारा एमसीक्यूज की जो सीरीज चल रही है उसका हम लेक्चर लेने वाले हैं, जो कि हमारा एक्स-रे ट्यूब का चौथा लेक्चर होने वाला है। तो आज के लेक्चर में हम एक्स-रे ट्यूब से संबंधित 10 क्वेश्चंस और पढ़ेंगे। पहले के लेक्चर जो है उनमें 10-10 क्वेश्चंस पढ़े हैं। अब आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं उनमें हम क्वेश्चंस को बढ़ाने वाले हैं। अब हम 20 क्वेश्चन पर डे के करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है, डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स हैव एन एनोड एंगल बिटवीन। जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स जो होती है, जो हमारी एक्सरे ट्यूब जो हम यूज करते हैं डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में, उनमें एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। जो एनोड होता है उसमें कुछ एंगल होता है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े थे। अगर आपने एक्सरे ट्यूब को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप एक्सरे ट्यूब को पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आप जो एक्सरे ट्यूब के जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने की कोशिश करिए। आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी इस चीज में, क्योंकि आपको अगर ये सारी चीजें पहले ही पता है और आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप उसमें से सिलेक्ट करने के लिए जो वो पहले पढ़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी। ठीक है। तो जो डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब जो है उसमें जो एनोड एंगल होता है, एनोड में जो एंगल होता है वो कितना होता है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है 20 to 25 डिग्री, 20 से 25 डिग्री का रहता है। 3 to 9 डिग्री, 3 से 9 डिग्री रहता है। 12 to 15 डिग्री, 12 से 15 डिग्री होता है। 15 to 25 डिग्री, 15 से 25 डिग्री तक होता है। तो हमारा जो एनोड में जो एंगल होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो आप पहले जाके वो पढ़ लीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा है 7 डिग्री से लेके 20 डिग्री तक जो हमारा एनोड एंगल, 7 से 20 डिग्री तक जो एनोड एंगल है वो रहता है हमारी डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब्स में। तो यहाँ देखिए 20 डिग्री से 25 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि 20 डिग्री से 25 डिग्री तो ज्यादा हो गया हमारे को, तो 20 डिग्री से अंदर में चाहिए। तो जो हमारा ये 20 से 25 डिग्री जो है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 3 से 9 डिग्री, नहीं हो सकता, क्योंकि 60 डिग्री से तो स्टार्ट हो रहा है 7 से 20 डिग्री तक। तो हाँ, हम 9 डिग्री अगर मान भी ले तो भी 3 डिग्री का तो हो ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। 15 से 25 डिग्री, देखिए अब 25 यहाँ पर भी है, ये ज्यादा है, 25 यहाँ पर भी है, ये भी ज्यादा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। अब 60 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में हमारा जो 12 से 15 डिग्री का जो है वही आ रहा है, तो हमारा जो राइट आंसर है वो सी वाला हो जाता है, 12 से 15 डिग्री। 12 से 15 डिग्री जो हमारा डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब से उसमें एनोड एंगल होता है। वैसे एनोड एंगल 7 डिग्री से 7 डिग्री टू 20 डिग्री, 7 से 20 डिग्री तक होता है। पर जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं अगर उसमें से देखा जाए तो 12 से 15 डिग्री जो एनोड एंगल है वो होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, द क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज। इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड बना होता है, बादल बना होता है, उसको क्या बोला जाता है। तो जो पहला ऑप्शन है हमारा वो है हेल इफेक्ट, क्या उसको हेल इफेक्ट बोला जाता है। दूसरा है लाइन फोकस प्रिंसिपल, क्या उसको लाइन फोकस प्रिंसिपल बोला जाता है। तीसरा है स्पेस चार्ज, क्या उसको स्पेस चार्ज बोला जाता है। और चौथा है इफेक्टिव फोकल स्पॉट, क्या उसको इफेक्टिव फोकल स्पॉट कहा जाता है। तो देखिए हेल इफेक्ट क्या होता है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, पहले के जो लेक्चर हैं, पहले के जो वीडियोस हैं जो हमारे एक्सरे ट्यूब के जो एमसीक्यूज के हैं उसमें हमने हेल इफेक्ट पहले समझाया है। मैंने उसमें भी आपने समझा है कि हेल इफेक्ट क्या होता है। जो इंटेंसिटी होती है एक्सरेज की वो एनोड साइड में कम होती है और कैथोड साइड में ज्यादा होती है, क्योंकि एनोड जो है वो जो एक्सरेज है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से वहां पर इंटेंसिटी कम हो जाती है एक्सरेज की। उसको बोला जाता है हेल इफेक्ट। वो जो इफेक्ट है जो हमारी इमेज पे जो इफेक्ट आता है उसकी वजह से उसको हेल इफेक्ट बोला जाता है। दूसरा जो है हमारा लाइन फोकस प्रिंसिपल। लाइन फोकस प्रिंसिपल भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने एक लेक्चर इसके ऊपर बना रखा है, किसी ने नहीं देखा हो तो आप जाके देख लीजिएगा। लाइन फोकस प्रिंसिपल जो है उसमें क्या होता है, जो हमारा
एक्चुअल फोकल स्पॉट है और जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है उन दोनों का रिलेशन बताया गया है कि उन दोनों का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा स्पेस चार्ज। स्पेस चार्ज क्या होता है? स्पेस चार्ज एक इफेक्ट होता है जिसमें जो हमारा फिलामेंट है उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बन जाता है, मतलब कि बादल जैसे वहां पर वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर जमा हो जाते हैं, उसको स्पेस चार्ज कहा जाता है। और जो चौथा है इफेक्टिव फोकल स्पॉट। इफेक्टिव फोकल स्पॉट एक फोकल स्पॉट है जो कि स्मॉल साइज का होता है और दो टाइप के फोकल स्पॉट्स होते हैं जो कि हमने पहले पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारा हिल इफेक्ट है वो तो यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि हिल इफेक्ट इंटेंसिटी होती है जो हमारी एक्सरेज की, जो एनोड पे होती है और कैथोड पे होती है, तो उसका जो इफेक्ट है उसको हिल इफेक्ट कहते हैं। वो हमारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड नहीं है, लाइन फोकस प्रिंसिपल भी क्लाउड नहीं है और इफेक्टिव फोकल स्पॉट भी क्लाउड नहीं है। तो जो हमारा आंसर है वो सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा फिलामेंट होता है वो अगर गर्म होता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल के उसके पास में जो क्लाउड बनाते हैं उसको स्पेस चार्ज बोला जाता है। और उसका एक और नाम होता है, वो होता है एडिशन इफेक्ट। ठीक है, चलिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द एक्सरे ट्यूब हाउ मच परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाइड इज कन्वर्टेड टू एक्सरेज। एक्सरे ट्यूब में जितना भी इलेक्ट्रिकल पावर दिया गया है उसका कितना परसेंट जो है वो एक्सरेज को बनाने में यूज होता है, ये इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है 15%, दूसरा ऑप्शन हमारा लेस देन 1%, तीसरा है मोर देन 1% और चौथा है हमारा 99.9%। तो अब हमारा क्वेश्चन देखो, अगर हम एक्सरे ट्यूब में जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर है वो पूरा देते हैं, 100% देते हैं, तो उसमें से जो एक्सरेज निकलती हैं वो सिर्फ 1% निकलती हैं, 1% या उससे कम, लेस देन 1%। और बाकी जो बचा होता है 99% वो होता है हमारा हीट, वहां पर हीट प्रोड्यूस होती है 99% और केवल 1% या उससे कम हमारी एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी और कोई से भी ऑप्शन सही नहीं। मोर देन 1% नहीं हो सकता, 1% से ज्यादा नहीं है, 99.9% तो हो ही नहीं सकता और 15% भी नहीं। तो हमारा जो लेस देन 1% है जो आंसर है वो यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन विच ईयर द रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब वाज इन्वेंटेड। अब देखिए, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब और स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब दो टाइप की एक्सरे ट्यूब्स होती हैं। तो जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब होती हैं वो एक जगह पे स्थित होती है, स्टेशनरी पोजीशन में रहती हैं, वो रोटेट वगैरह नहीं करती है, वो बस एक जगह पे स्थित रहती हैं। और जो रोटेटिंग एनोड ट्यूब है वो रोटेट करती है, वो स्टेशनरी पोजीशन में नहीं रहती है। तो जो हमारा रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है वो कौन से सन में बनाया गया था, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं, 1898 में, 1905 में, 1920 में या फिर 1933 में। तो जो हमारा रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है वो काफी टाइम बाद बना था, क्योंकि देखिए 1898 में तो हमारी एक्सरे ट्यूब भी नहीं थी। एक्सरे ट्यूब का इन्वेंशन हुआ था 1903 में, 1903 में हुआ था। तो 1898 तो वहां हो ही नहीं सकता, अब 1898 तो हट ही गया है। 1905 जब हमारी एक्सरे ट्यूब का इन्वेंशन 1903 में हुआ था, तो 1905 में रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब तो आ ही नहीं सकती, ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि तब तो वैक्यूम ट्यूब चलती थी। ठीक है, अब 1920 या फिर 1933 हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो है 1933। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन है। अब यहाँ पर कुछ समझाने लायक तो है नहीं जो मैं समझा सकूं। यहाँ पर जो आपको याद रखना रहेगा कि जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब है उसका इन्वेंशन 1933 में किया हुआ था, उसको इन्वेंट किया हुआ था 1933 में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, एनोड रोटेट्स एट ए स्पीड ऑफ अबाउट। एनोड कितनी स्पीड से रोटेट करता है। अब जो रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब जो है, जो कि 1933 में हमारी इन्वेंट की थी, इन्वेंशन उसका 1933 में किया हुआ था। अब वो जो रोटेट तो करती है, अब वो रोटेट कितनी स्पीड से करती है वो हमें नहीं पता, तो वो हमें पता करना है कि रोटेट कितनी स्पीड से करती है। तो पहला ऑप्शन जो हमारा वो है
100 आरपीएम, आरपीएम होता है हमारा रोटेशन पर मिनट, ठीक है, ये फिर राउंड पर मिनट, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो क्या हो 100 आरपीएम पे चलती है। दूसरा ऑप्शन हमारा 10,000 to 20,000 आरपीएम, 10,000 से 20,000 आरपीएम। तीसरा 3,000 to 9,000 आरपीएम, 3,000 से 9,000 आरपीएम। और चौथा ऑप्शन है हमारा 18,000 to 25,000 आरपीएम, 18,000 से 25,000 आरपीएम तक घूमती है। तो देखिए यहाँ पर आपने अगर पहले पढ़ा हो रोटेटिंग एनोड ट्यूब जो है वो अच्छे से अगर पढ़ी हो तो ठीक है, नहीं पढ़ी हो तो आप जाके पहले लेक्चर पढ़ लीजिए, उसमें अच्छे से बताया गया है सारी चीजें उसके बारे में। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होने वाला है वो है 3,000 to 9,000 आरपीएम। अब मैं बार बार पहले वाले लेक्चर्स पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे व्यूज बढ़े, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है इसके बारे में मैं एकेडमिक लेक्चर्स में अच्छे से बता चुका हूँ। अगर वो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसमें क्या होगा, जो हमारे क्वेश्चंस जो यहाँ बन रहे हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आंसर अच्छे से दे पाएंगे। आप यहाँ पर ही हो या फिर अगर आपकी कोई एग्जाम हो वहां पर आपको याद रहेगा कि हमने ये एकेडमिक में पढ़ा था और ये हमने क्वेश्चन भी इसके देखे थे, तो ये आंसर सही है, वहां पर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहां पर गलत लगा के आ जाएंगे या फिर आप वहां कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे और आप उस चक्कर में अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप वहां पर गलत आंसर भी लगा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार जो लेक्चर है वो देखने की बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। द रिड्यूस्ड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरे बीम टुवर्ड्स द एनोड साइड, दिस फिनोमेनन इज नोन एज। जो रिड्यूस्ड इंटेंसिटी होती है हमारी एक्सरे बीम की जो कि एनोड साइड में होती है, उस फिनोमेनन जो होता है वो जो फिनोमेनन होता है वो जो इफेक्ट होता है उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, उसको किस नाम से बुलाया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। तो हमने जैसे कि पहले भी पढ़ा है एक्सरे की इंटेंसिटी कम होती है एनोड साइड में और ज्यादा होती है कैथोड साइड में। उसका कारण ये होता है कि जब एनोड पे जो एक्सरे बनती है तो वहां पर कुछ अमाउंट में एक्सरेस वो एब्जॉर्ब कर लेता है, इस वजह से जो एनोड साइड की जो एक्सरेज होती हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती है, ठीक है। अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, लाइन फोकस प्रिंसिपल, दूसरा हेल इफेक्ट, तीसरा ऑफ फोकस रेडिएशन और चौथा है स्पेस चार्ज इफेक्ट। स्पेस चार्ज इफेक्ट अभी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड बनता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का यहाँ कोई काम नहीं है, गलत है। ऑफ फोकस रेडिएशन एक एरर है जिसमें जो रेडिएशन है वो अपने फोकस को छोड़ के दूसरी तरफ जाती है, उसको बोला जाता है। तो ये भी नहीं, फोकस में तो जा रही है रेडिएशन। लाइन फोकस प्रिंसिपल, ये भी गलत आंसर है। लाइन फोकस प्रिंसिपल हमारा जो एक्चुअल फोकल स्पॉट और इफेक्टिव फोकल स्पॉट उन दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो बताता है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है हिल इफेक्ट, जो कि सही आंसर है। हम जैसे कि पहले इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं। हिल इफेक्ट यहाँ पर राइट आंसर है, जिसमें कि एक्सरे की जो इंटेंसिटी है वो एनोड साइड में कम होती है और कैथोड साइड में ज्यादा होती है, इसलिए हम थिकर पार्ट जो रहता है बॉडी का उसको कैथोड साइड में रखते हैं और एनोड साइड में थिनर पार्ट जो होता है बॉडी का उसको रखा जाता है। इसके बारे में जो क्वेश्चन थे 3-4 क्वेश्चन जो पहले वाले लेक्चर्स में हम कर चुके हैं, जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें हम कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ट्यूब हाउसिंग इज इंटरनली शील्डेड विथ, जो ट्यूब की हाउसिंग होती है, ट्यूब की जो प्रोटेक्टिव हाउसिंग होती है बाहर की, वो इंटरनली उसके अंदर की तरफ क्या शील्डिंग मटेरियल लगाया जाता है, उसको शील्ड किस तरीके से कर सकते हैं, मतलब कि प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, किस चीज की शील्डिंग लगाई जाती है और क्यों लगाई जाती है, ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड किया। क्यों लगाई जाती है ये भी हम देख लेंगे अभी। पहला ऑप्शन है हमारा एल्यूमिनियम, दूसरा है लेड, तीसरा है निकल और चौथा है मोलिब्डेनम, ठीक है। अब देखिए जो हमारी एक्सरे ट्यूब होती है उसके अंदर जब एक्सरे बनती है तो एक्सरेस का क्या होता है कि वो एक ही तरफ नहीं जाके वो जो ट्यूब है उसमें सभी तरफ फैल जाती है, मतलब कि जो एक्सरे हैं वो बनती है तो जरूरी नहीं है कि वो केवल हमारी जो विंडो है उससे बाहर ही जाएंगी, एक्सरेस कहीं भी जा सकती है। तो एक्सरेस इधर उधर जाती हैं, एक्सरेस अगर इधर उधर जाएंगी तो वहां से क्या होगा कि ट्यूब से बाहर निकलेंगी किसी भी जगह से और आकर हमारे जो एक्सरे फिल्म है उसमें फॉग करेंगी और जो पेशेंट और जो रेडियोग्राफर है वहां पर उसका जो डोज है वो भी बढ़ाएंगी और उसको बीमार कर सकती हैं। तो इसी वजह से जो
एक्सरे ट्यूब की जो हाउसिंग होती है, मेटल हाउसिंग, उसको अंदर से शील्डिंग मटेरियल से शील्ड कर दिया जाता है, मतलब कि उसमें जो शील्डिंग मटेरियल है वो लगाया दिया जाता है। अब शील्डिंग मटेरियल कौन सा हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो एक्सरे ट्यूब है उससे एक्सरेज इधर उधर से बाहर ना निकले, इस वजह से। एक्सरेज को कौन एब्जॉर्ब करता है? लेड। एक्सरेज को लेड एब्जॉर्ब करता है, तो यहाँ पर हमारा लेड जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, लेड आंसर इस तरीके से यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि वो जो हमारी एक्सरेज है जो विंडो के अलावा कहीं और से बाहर आ सकती है, उससे जो पेशेंट है, रेडियोग्राफर है या फिर हमारी फिल्म है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए उसको शील्डिंग मटेरियल बोला जाता है। जो लेड है उसको इंटरनली शील्डिंग मटेरियल बोला जाता है और वो ट्यूब हाउसिंग के अंदर की तरफ लगा दिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक्सरे ट्यूब आउटपुट इज इंक्रीज्ड मोस्ट स्ट्रांगली बाय इंक्रीजिंग द। एक्सरे ट्यूब का आउटपुट इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अगर हम इंक्रीज करते हैं। पहला हो गया वोल्टेज अक्रॉस द ट्यूब, दूसरा एनोड का डायमीटर, तीसरा है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट का एटॉमिक नंबर, और चौथा है फिल्ट्रेशन। अब देखिए एक्सरे ट्यूब का आउटपुट जो है वो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से अगर इंक्रीज होता है। अब फिल्ट्रेशन का मैं आपको बताता हूं। फिल्ट्रेशन क्या होता है कि अगर हमारी जो एक्सरेज हैं वो हमको स्ट्रॉन्ग एक्सरेज चाहिए और हमारी जो एक्सरेज होती है हेट्रोजिनस नेचर की होती है। हेट्रोजिनस मतलब कि वो अलग अलग नेचर की होती हैं, सभी किसी की एनर्जी कम होगी, किसी की ज्यादा होगी, तो हमें लो एनर्जी वाली एक्सरेज का कोई काम नहीं है। अगर वो बाहर निकलती हैं एक्सरे ट्यूब से तो वो पेशेंट डोज भी बढ़ाएंगी, और दूसरा ये रहेगा उसका कि वो जो हमारी फिल्म है उसके ऊपर फॉग लाएंगी, या फिर जो हमारी फिल्म है उसके ऊपर जो हमारी इमेज बनेगी वो उसको बेकार कर देंगी। तो उसके लिए फिल्ट्रेशन का यूज किया जाता है। वहां पर फिल्टर मटेरियल को लगा दिया जाता है जो कि एक्सरेज को फिल्टर करता है, जो हमारी लो एनर्जी की एक्सरेज होती हैं उनको वहां पर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हाई एनर्जी की एक्सरेज है उनको जाने देता है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा टारगेट का एटॉमिक नंबर। जो हमारा टारगेट है कौन सा है? एनोड का जो मटेरियल है, एनोड में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? टंगस्टन और रेनियम। अब टंगस्टन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, बिल्कुल है, पर अगर हम एक्सरे ट्यूब से आउटपुट को ज्यादा करना चाहेंगे तो क्या हम वहां पे टंगस्टन की जगह कुछ और लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, एनोड का डायमीटर, हम डायमीटर चेंज करते हैं क्या एनोड का? बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है फिल्ट्रेशन, नहीं, फिल्ट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो आउटपुट को इंक्रीज करना है, तो नहीं, फिल्ट्रेशन तो उसको कम कर रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा एटॉमिक नंबर, टारगेट मटेरियल। नहीं, एटॉमिक नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हम तो एटॉमिक नंबर कभी चेंज होने ही नहीं देते हैं, कोई सा भी मटेरियल यूज थोड़ी कर सकते हैं। वहां पर जो टंगस्टन है उसी का यूज किया जाता है। एनोड का डायमीटर भी चेंज नहीं होता है किसी भी ट्यूब में। अब वोल्टेज है, वोल्टेज को हम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, और वोल्टेज जब इंक्रीज होगा तो एक्सरे ट्यूब का आउटपुट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर ट्यूब का वोल्टेज हम ज्यादा करेंगे तो एक्सरे ट्यूब का वोल्टेज अगर ज्यादा करने से क्या होगा? एक्सरे ट्यूब में जो हमारा फिलामेंट होता है वो ज्यादा गर्म होगा। अगर वो ज्यादा अच्छे से गर्म हो रहा है तो वहां से इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा निकलेंगे तो वो एक्सरेज में ज्यादा कन्वर्ट होंगे। इसी वजह से हमारा जो एक्सरे का आउटपुट है वो निकल जाता है। चीजों को लिंक करना है अपन को, चीजों को अगर हम लिंक करना सीख गए तो हमें जो हमारे एग्जाम है उसमें पास होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हमें चीजों को लिंक करना है। ठीक है, तो वोल्टेज है उसको इंक्रीज करेंगे तो फिलामेंट का करंट है इंक्रीज हो जाएगा। फिलामेंट करंट अगर इंक्रीज होता है तो वहां पर एक्सरे का आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। फिलामेंट का करंट इंक्रीज होगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन से वो ज्यादा निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे तो स्ट्राइक भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। स्ट्राइक ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं तो वहां से एक्सरेज भी ज्यादा निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेटेड अक्रॉस एन एक्सरे ट्यूब इज डिटरमाइंड बाय। जो एक्सरे ट्यूब में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके नंबर को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? ठीक है, किस तरीके से हम उसको बढ़ा सकते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा एनोड स्पीड, दूसरा है हमारा फोकल स्पॉट साइज, तीसरा है हमारा फिलामेंट करंट, और चौथा है हमारा एक्सरे ट्यूब फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखिए एनोड की स्पीड अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एनोड की स्पीड इंक्रीज करने से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन
एनोड से तो हमारे इलेक्ट्रॉन का कोई संबंध ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो उस पर स्ट्राइक करेंगे, स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल रहे हैं वो तो एनोड हमारा कुछ भी डिपेंड नहीं करता हमारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड के ऊपर, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाता है। फोकल स्पॉट भी एनोड पे होता है, उसकी साइज से क्या फर्क पड़ जाएगा ना। तीसरा है हमारा फिलामेंट करंट। हाँ, फिलामेंट करंट को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी एक से ट्यूब में, ठीक है। तो जैसे ही हम फिलामेंट का करंट इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे उनकी एनर्जी भी ज्यादा रहेगी, तो वो ज्यादा अच्छे से एक्सेलरेट करेंगे, मतलब कि जो हमारा कैथोड है वहां से एनोड की तरफ वो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा सी वाला आंसर सही हो जाता है और एक्सेलेरेटिव फिल्ट्रेशन तो यहाँ पे गलत हो ही जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे ए स्मॉल फोकल स्पॉट इज प्रेफर्ड व्हेन इज ए प्रायोरिटी। हमारा जो फोकल स्पॉट है उसको हम स्मॉल रखेंगे जब हमें किसी चीज की प्रायोरिटी रहेगी। अब वो किस चीज की प्रायोरिटी रहेगी वो हमें देखना है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है वो स्पेशल रिजोल्यूशन, क्या इसकी प्रायोरिटी रहेगी। दूसरा हमारा शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, क्या इस चीज की प्रायोरिटी। तीसरा हमारा लार्जर हीट लोडिंग जो कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होनी चाहिए। और चौथा है हमारा ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि सारे। तो अब कोई भी इंसान होगा वो यहाँ पर क्या सही करेगा, हमारा ऑप्शन डी, क्योंकि उसको पता है कि शॉर्ट एक्सपोजर टाइम वगैरह सब कुछ। पर हमें अंधे जैसे काम नहीं करना है बिल्कुल, कि हमने सारे अच्छे से पढ़े नहीं है, सब कुछ अच्छे से देखा नहीं। जो शॉर्ट एक्सपोजर टाइम होता है वो हम स्मॉल फोकल स्पॉट में कभी यूज नहीं कर सकते। स्मॉल फोकल स्पॉट में अगर फोकल स्पॉट का साइज अगर हमने कम कर दिया तो वहां पर हम शॉर्ट एक्सपोजर टाइम कभी भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शॉर्ट एक्सपोजर टाइम यूज करेंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन से जो वो एक ही एरिया पे एकदम से ज्यादा स्पीड से वहां पर स्ट्राइक करेंगे, और ज्यादा स्पीड से अगर स्ट्राइक करेंगे ज्यादा स्पीड से अगर स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर जो हमारा एनोड है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। अब स्पेशल रिजोल्यूशन जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी तभी हम स्मॉल फोकल स्पॉट का यूज करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए हमारा लेक्चर आज का यहीं खत्म होता है। आखिरी क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, आगे के जो क्वेश्चन है हम वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर से हम आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20-20 क्वेश्चंस आने लगेंगे, ठीक है। अब हम बड़ा लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम अभी के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा।